Hey friends, this is Kunal and welcome back to my YouTube channel Learn with Kunal। आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या। इससे पहले हमने मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ लिया है। हम विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य या मानवों की संख्या है वो समान रूप से वितरित है या फिर असमान रूप से, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और घनत्व का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है जनसंख्या के मामले में। इसके बाद है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में जन्म दर की वृद्धि हो रही है या फिर मृत्यु दर की वृद्धि हो रही है। हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इस पृथ्वी के सिर्फ 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। 90% जनसंख्या निवास करती है और बाकी के 90% पर 10% जनसंख्या निवास करती है। ये देख लेना 10% स्थल भाग पर, ये किस पर? स्थल भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है और 90% जो बचा उस पर सिर्फ 10% निवास करती है। ये देख लिया। अब हम बात करते हैं विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है और इसमें टॉप लिस्ट पर 10 देश शामिल किए गए हैं जिनकी लिस्ट हमारे पुस्तक में दी हुई है। अब हम इन देशों के नाम लिखेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले 10 देश, उसमें से पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है इंडिया, तीसरे पर है अमेरिका, चौथे पर है इंडोनेशिया, पांचवे पर है ब्राजील, छठा है पाकिस्तान, सातवां है नाइजीरिया, आठवां है बांग्लादेश, नौवां है रूस और 10वां मेक्सिको। ये सर्वाधिक आबादी वाले 10 देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक आबादी लेकर बैठे हैं। इनमें से टॉप लिस्ट पर है चीन और इंडिया। अब हम देखते हैं कि हमारे परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक आबादी वाले 10 देश बताइए, तो इनमें से हम उनको, मैंने एक ट्रिक बनाई जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, चाइना का ले लिया हमने सी, इंडिया का ले लिया आई, अमेरिका का लिया ए, इंडोनेशिया का आई, ब्राजील का बी, पाकिस्तान का पी, नाइजीरिया का एन, बांग्लादेश का बी, रूस का आर, मेक्सिको का एम। अब हमने कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे हमें 10 देशों के नाम याद हो जाएंगे। इसका नाम है पीकर आई एम एन बी बी। पीकर आई एम एन बी बी यानी पी यानी पाकिस्तान, आई यानी इंडोनेशिया, सी यानी चाइना, ए यानी अमेरिका, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, एम यानी मेक्सिको, एन यानी नाइजीरिया। इसके बाद बी 2 है, इसमें बी पर आ रहा है ब्राजील और दूसरा है बांग्लादेश। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से 10 देशों के नाम याद कर सकते हैं। ये देख लेना आप, पी पाकिस्तान, आई इंडिया, सी चाइना, ए अमेरिका, आर रूस, आई इंडोनेशिया, एम मेक्सिको, एन
नाइजीरिया बी, ब्राजील और बी बांग्लादेश। ये ट्रिक है जो आपके बाद में भी बहुत ही काम आई थी। अब हम देखते हैं कि इन 10 देशों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, सिर्फ इन 10 देशों में। बाकी के देशों में 40% निवास करती है। ये टॉप लिस्ट के 10 देश है। किसके लिस्ट के द्वारा? 2015 की लिस्ट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या है वो किस महाद्वीप में कितनी और उसमें कितना घनत्व है। हम देखते हैं कि महाद्वीप कितने हैं? 7। उसमें जनसंख्या घनत्व व विश्व का कितना प्रतिशत। सर्वप्रथम है इस लिस्ट में एशिया, क्योंकि टॉप लिस्ट के 2 देश चीन और भारत इसमें है। और इसके अलावा टॉप लिस्ट के 10 देशों में से 6 देश एशिया के ही है, जिसमें से फर्स्ट है भारत, दूसरा फर्स्ट है चीन, इसके बाद भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है रूस और इसके बाद छठा है कौन सा? आपको लगाइए दिमाग। छठा है इंडोनेशिया। ये 6 देश हमारे एशिया में है जो टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल है। अब इनका जनसंख्या घनत्व कितना है? इनका जनसंख्या घनत्व है 146। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में उसमें रहने वाले लोगों की संख्या, और ये ज्यादातर प्रति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है, यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी एशिया में प्रति किलोमीटर में लगभग 146 लोग रहते हैं। इसके बाद इसमें विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो इसका है 59.5%, यानी लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है 43, यानी 43 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। और इसके बाद इसमें विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो इसका आंसर है 16.9%। इसके बाद आता है एशिया हो गया, अफ्रीका। अब हम देखते हैं कि तीसरा कौन सा है? यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है उसमें प्रति किलोमीटर यानी जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो उसमें आंसर आएगा 33 लोग। 33 लोग रहते, तथा इसमें विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 9.7%। इसके बाद आता है लैटिन अमेरिका। एवं कैरेबियन। लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, इसमें विश्व का लगभग 8.5% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर 8.5% जनसंख्या निवास करती है, और इसके प्रति किलोमीटर के दायरे में लगभग 32 लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं 5वें नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, इसमें विश्व की लगभग 4.8% जनसंख्या निवास करती है, और इसके प्रति किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 लोग रहते हैं। और अंतिम है, लास्ट है ओशिनिया में लगभग प्रति किलोमीटर में 5 लोग निवास करते हैं, सिर्फ 5 लोग, और यह लगभग विश्व की जनसंख्या की 0.5% जनसंख्या निवास करती है। ये सभी हो गए महाद्वीप के आधार पर
जनसंख्या का वितरण। इसमें देख लेना, एशिया में 146 लोगों का जनसंख्या घनत्व है और 59.5% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अफ्रीका में 43 लोगों का जनसंख्या घनत्व और 16.9% निवास करते हैं। इसके बाद आता है यूरोप। यूरोप में 33 लोग प्रति किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और 9.7% जनसंख्या विश्व की यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद लैटिन अमेरिका या कैरिबियन, जिसमें 32 लोग प्रति किलोमीटर और 8.5% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, जिसमें 20 लोग प्रति किलोमीटर और 4.8% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद है ओशिनिया, जिसमें 5 लोग प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं और 0.5% इसकी जनसंख्या है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व और इसे नापा किस प्रकार जाता है। ये सब आप नोट कर लेना। हमने वितरण के बारे में पढ़ लिया है, यानी कहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी भौगोलिक, बहुत ही आसान परिभाषा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व है। अब हम देखते हैं कि ये किस रूप में नापा जाता है। ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में नापा जाता है। और ये जनसंख्या जनगणना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण सूचना या कारक। अब हम इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये परिभाषा है और इसको प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में नापा जाता है और यह जनगणना के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे कि हम मान ले किसी क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र है, गणित में मानते हैं हम, इसी प्रकार इसमें मान रहे हैं, जिसमें 50,000 लोग निवास करते हैं। अब इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल देखेंगे। इसका क्षेत्रफल है 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर में 50,000 लोग निवास करते हैं। अब हम इसके सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप जनसंख्या बटे क्षेत्रफल लिखकर निकाल सकते हैं। यानी जनसंख्या कितनी है इस क्षेत्र की, एक क्षेत्र की 50,000 और इसका क्षेत्रफल कितना है 100 किलोमीटर। इसमें हम इसका भाग दे देंगे 100, ये आ गया 500, यानी 500 व्यक्ति प्रति किमी या फिर वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर या फिर वर्ग किमी। आप यहाँ पे वर्ग किमी लिख देना क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको
जनसंख्या घनत्व निकालने का ऑप्शन दिया जाए क्वेश्चन में, तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल करके उसको एक दूसरे में भाग देके निकाल सकते हैं। 500 यहाँ पे हमने निकाला 50,000 जो जनसंख्या है और 100 क्षेत्रफल है, यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, किस कारण से जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से वितरित है करने वाले कारक। जिसमें फर्स्ट कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में हम देखते हैं सर्वप्रथम आता है जल। जल जीवन के लिए जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल जो है वो जीवन का बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये सभी आपको पता ही है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जल कृषि के लिए, नौ संचालन के लिए अलग अलग उपयोग है, नहाने, भोजन बनाने, कई सारे उपयोग। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब जल के कई सारे कार्य है, नहाना, धोना, भोजन बनाना, नौ संचालन का काम करना, कृषि करना, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता या किले ज्यादातर तालाबों और नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसी कारण नदी घाटियां विश्व के सघन क्षेत्र, यानी नदी घाटियों के पास सघन यानी सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में, जैसे कि राजस्थान में, हमारे राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस तरफ रेगिस्तान है जिसमें विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी कम जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण है सर्वप्रथम जल की उपलब्धता वहां पर हर मौसम में कम ही रहती है, जिसके कारण लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत होती है, जिसके कारण कई लोग वहां से छोड़कर आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं जहां पे जल की उपलब्धता अधिक हो। अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है हमारे भू आकृति। भू आकृति में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं, यानी वरीयता देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ों की वजह से सामान के आने जाने में अवरोधक पैदा होती है, और समतल मैदानी क्षेत्रों में लोग आसानी से कृषि कर सकते हैं और रहने में जीवन सुविधाजनक रहता है। इसलिए लोग भू आकृति में समतल व मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। मैदानी क्षेत्र, यहां तक समझ में आ गया। तीसरा हमारा पॉइंट है जलवायु। हमारे पुस्तक में दिया गया है कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। हम देखते हैं कि जलवायु पर भी मानव निर्भर करता है। आप देखेंगे जैसे कि ज्यादा ठंड, जैसे कि कश्मीर में लद्दाख की तरफ देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, और इधर हम देख ले हमारे राजस्थान में तो थार के मरुस्थल में बहुत ही
विरल जनसंख्या यानी बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि थार का मरुस्थल अधिक से अधिक गर्म प्रदेश है और लद्दाख जो है वो अधिक से अधिक ठंडा है। इसके कारण लोग वहां पर बहुत ही कम बसते हैं। और लोग किस में रहना पसंद करते हैं? सामान्य या मौसमी जलवायु में रहना पसंद करते हैं। मौसमी जलवायु में रहना पसंद करते हैं और यह सुविधाजनक भी होती है। यह सुविधाजनक होती है। अब हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जलवायु मौसमी जलवायु रहती है, जिसके कारण यह बहुत ही सुविधाजनक है और यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। और पुराने समय में, प्राचीन समय से ही लोग यहाँ पर रहते हैं। अब चौथा कारक है हमारे मृदाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि लोग ज्यादातर उपजाऊ दोमट और जलोढ़ मिट्टी का उपयोग करना ही पसंद करते हैं। रेतीली मिट्टी और दूसरी कई सारी पत्थर वाली मिट्टी को पसंद नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कि जहां पर उपलब्धता ज्यादा होती है, जैसे कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण थार के मरुस्थल का ही लेंगे, क्योंकि वहां पर रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी पर कृषि ज्यादातर हद तक कम की जा सकती है और जलोढ़ मिट्टी पर उपजाऊपन ज्यादा रहता है, जिसके कारण फसल अच्छी रूप से होती है और गहन कृषि होती है। इसके कारण लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता ज्यादा होती है। अब इनके दोनों क्षेत्रों के बारे में हमने देख लिया, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी पूंजीवाद, पैसे के मामले में किस प्रकार जनसंख्या का वितरण है। हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं खनिज। खनिज जो है वो भी हमारे राजस्थान में, ज्यादातर राजस्थान में अधिक निकलता है, जिसमें कई सारे खनिज निकलते हैं और यह एक रोजगार का अवसर पैदा करता है। जिसके कारण कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जिस जगह पर खनिज की खाने या माइंस होती है वहां पर जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए राजस्थान के उदयपुर में जावर माइंस में कई सारे ग्रामीण इलाकों के लोग जाकर वहां पर बस गए जावर माइंस में। क्यों? क्योंकि वहां पर खनिजों की उपलब्धता और रोजगार का अवसर मिलता है। इसी प्रकार अफ्रीका के, हमारी पुस्तक में दिया गया है, अफ्रीका के कटिंगा क्षेत्र व दूसरा नाम है ये नाम भी याद नहीं रहते, ऐसा नाम है इनके, जाम्बिया तांबा पेटी, यानी नाम से पता पड़ रहा है ये तांबे की खान होगी। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ही सघन जनसंख्या में लोग बसे हुए हैं। ये किस कारण? खनिज उपलब्धता के कारण। इसमें दूसरे नंबर पर है नगरीकरण। यहाँ पे नीचे नगरीकरण का अर्थ है कि नगर की ओर प्रवास, यानी नगर में कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिसके कारण वहां पर रोजगार के अवसर की उपलब्धता बढ़ जाती है और कई सारे रोजगार जैसे कि उभर के आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग डेली नगर में आकर काम करते हैं, यहाँ पर भी रोजगार का अवसर
मिलता है, रोजगार का अवसर मिलता है। लोग नगर में जाकर काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे कीमत भी अच्छी मिलती है और काम भी जल्दी से मिल जाता है तुलना के ग्रामीण इलाकों की तुलना में। यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि नागरिकों को जो शहर होते हैं वो सुविधाजनक लगते हैं, जिसके कारण लोग वहां पर रहना चाहते हैं और लोगों की जनसंख्या बढ़ने से वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और दूसरे लोग जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं वो भी वहां पर जाकर बसने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी रोजगार का अवसर मिल सके। इसके पश्चात आता है औद्योगिकरण। तीसरे नंबर पर है इसमें औद्योगिकरण यानी उद्योगों की उपलब्धता। इसमें भी रोजगार के अवसर को ढूंढा जाता है। तीनों का पॉइंट एक ही है पर तीनों क्षेत्र अलग अलग है। रोजगार का अवसर, अब हम देखते हैं कि ज्यादातर उद्योगों में लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है कार्य के लिए और वहां पर काम की कमी नहीं रहती। इसके कारण लोगों की आवश्यकता होती है, इसके कारण लोग वहां पर जाकर बसना पसंद करते हैं जिससे उनको आसानी से रोजगार मिले और उनका घर चल सके। हम देखते हैं कि जापान में एक उद्योग क्षेत्र है जिसका नाम है कोबे ओसाका। इस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आसानी से कार्य मिल जाता है। हम भारत में भी देखें, महाराष्ट्र में, गुजरात के सूरत में लोग जाकर काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग जाकर काम करते हैं। किस कारण? क्योंकि वहां पर रोजगार का अवसर मिलता है और वहां पर औद्योगिकरण अधिक है। अब हम देखते हैं तीसरा कारक है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। लोगों का सामाजिक व सांस्कृतिक जहां पर ज्यादा होती है वहां पर आकर्षण बढ़ता है और दूसरी तरफ देखिए सामाजिक और राजनीतिक अशांति के कारण भी लोग कई क्षेत्रों को छोड़कर चले आते हैं। जैसे कि कई सारे क्षेत्र ऐसे जैसे कि आए दिन दंगे होते रहते हैं, उन क्षेत्रों को लोग छोड़ देते हैं। वो शांति के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक शांति जहां पर होती है वहां पर रहना पसंद करते हैं और कई बार सरकारें भी लोगों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से निकलने को कहती है। हम देखते हैं कि कई बार दूसरे देशों में, हमारे देश में तो काफी कम होता है ये चीज, दूसरे देशों में किसी क्षेत्र में जनसंख्या अगर अधिक हो जाए तो एक दूसरा शहर सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है जिसमें लोगों को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद उस शहर का संचालन किया जाता है। अभी हम देखें तो एक देश है, मैंने सुना था, जिसमें अगर हम रोजगार करते हैं तो उसमें 27 लाख रुपए सरकार हमें देती है क्योंकि वहां पर लोग उस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर हम वहां पर जाते हैं तो 27 लाख रुपए रोजगार के लिए देती है अगर हम हमारा वहां पर रोजगार चला है और वहां पर रहने की व्यवस्था भी फ्री में मिलती है। ये तो हमारे काम का नहीं क्योंकि हम तो जाने वाले हैं नहीं। यह होगा हमारे तीनों कारक। इसके कई सारे उदाहरण भी हैं, ये मैंने बता दिया आपको एक उदाहरण। बस आज के लिए इतना ही। कल हम जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या परिवर्तन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो please hit the like button and more interesting video subscribe to our channel Learn with Kunal. Jai Hind, keep supporting, keep learning with Kunal.